हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस चैनल का जो उद्देश्य था, जैसा कि नाम भी दिख रहा है आपको, राइट विद प्रभास, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि हम आंसर राइटिंग लिखेंगे आप लोगों के साथ, आप और हम मिलकर। जो कठिन आंसर्स होते हैं पीसीएस लेवल का, आईएएस लेवल का, या जो ग्रेजुएशन या पीजी में, जो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स को फ्रेमिंग करने के लिए हम लोग सीखेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने पॉलिटी से एक प्रश्न उठाई है, 10-12 प्रश्न हम पॉलिटी का करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पे चले जाएंगे। फिर आप लोग जो बात करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इस विषय पर या इस क्वेश्चन पर आंसर लिखिए, तो उनको हम लोग लिखेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का मैंने उठाया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, आपके साथ मिलकर, आप और हम मिलकर आंसर राइटिंग करेंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दी जाएगी क्लास में ही कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, आप लोग पढ़े हैं प्रियम्बल। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इस तरह की जो बातें हैं हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावना हर एक बुक के लास्ट में या शुरू में जो दिया हुआ रहता है, उसमें प्रतिष्ठित दर्शन। तो सबसे पहली बात तो प्रस्तावना की बात हो रही है, उद्देशिका उसी का नाम है, और उसमें जो दर्शन है, प्रस्तावना के अंदर जो दर्शन है, दर्शन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो भविष्य को परिलक्षित करता हो, उसको दर्शन कहते हैं शॉर्ट में। हालांकि पूरा परिभाषा दर्शन का क्या होता है कि भूत और वर्तमान को देखते हुए उसका विश्लेषण करके भविष्य के बारे में बताना दर्शन कहलाता है। तो वही चीज है, उसमें प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का वर्णन दीजिए कि प्रस्तावना में जो शामिल दर्शन है, भारतीय प्रस्तावना की जो महत्व है, उनको बताना है। ये प्रश्न के बारे में ये प्रश्न है, हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो कैसे हम लोग इंट्रो लिखेंगे? तो सबसे पहले जब प्रस्तावना के बारे में अगर आप लोगों को बेसिक पता होगा कि जब संविधान सभा की बैठक हुई, तो बैठक के तीसरे बैठक के दिन नेहरू जी ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया? प्रस्तावना पेश की। ठीक, उस पर डिस्कशन होने के बाद प्रस्तावना पारित हुआ। तो यहां एक चीज मिलता क्या है कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? नेहरू जी ने। तो आपको इंट्रो में लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन मिल सकता है कि इसको संविधान सभा में पेश किसने किया? उद्देशिका ने को नेहरू जी ने। उसके बाद आखिर उद्देशिका था क्या? उद्देशिका यह बता रहा था कि भारतीय संविधान बनेगी तो किस लिए बनेगी, क्यों बनेगी, यह बता रहा था। ठीक है, तो अगर आप प्रस्तावना का पहला लाइन पढ़ते हो तो क्या है? हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, मतलब भारत के लोग मिलकर, हम लोग भारत के लोग मिलकर भारत को क्या बना रहे हैं? एक प्रभुत्व संपन्न देश। और लास्ट लाइन अगर पढ़ोगे तो क्या कर रहे हैं? इस संविधान सभा द्वारा आत्मकृत किया जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं? हम उसको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग खुद भारत को ही प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं वो उसको खुद भी ही स्वीकार कर रहे हैं। ये बातें क्लियर है, मतलब खुद बना रहे हैं और खुद स्वीकार भी कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? यही तो लोकतंत्र है, खुद कानून बनाएंगे और उस कानून को मानेंगे भी। तो इस चीज तरह अगर देखें तो संविधान जो बनेगा उसके लिए लक्ष्य को परिभाषित कर दिया था किसने? उद्देशिका ने, उद्देश्य प्रस्ताव ने। तो अगर हम इसका इंट्रो लिखने जाएं तो इंट्रो क्या लिखेंगे कि इससे संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तावना से, हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस बता रहे हैं, संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। क्या होता है? प्रतिबिंबन होता है। मतलब क्या कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या है संविधान का, उसके बाद उस संविधान में आदर्श क्या रहेंगे, दर्शन क्या रहेंगे, उसका प्रतिबिंबन किससे हो जाता है? प्रस्तावना से हो जाता है। क्यों, कैसे कैसे हो जाता है, इस चीज का व्याख्या आगे करेंगे। ठीक, अब इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कि इस उद्देशिका को संविधान सभा में किसने पेश किया था? नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था या लाया गया था।
ठीक, तो यहां तक बात हो गई कि संविधान के प्रस्तावना से संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। इसमें संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने पेश किया था। अब देखो ये संविधान का परिचय कहलाता है, क्योंकि इससे पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा संविधान क्या चाहता है। तो अगला लाइन एक और भी लिख सकते हैं, इसे संविधान का परिचय कहते हैं। ये एक इंट्रो स्टार्ट करने का तरीका है। दूसरा क्या, इंट्रो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी लेखक का नाम या किसी बड़े विचारक का, जैसे कि एक ले लेते हैं हम लोग पालकी वाला नाम के एक बड़े उस समय व्यक्तित्व हुए। उन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को? तो लिख सकते हैं कि पालकी वाला के शब्दों में प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक, जो प्रस्तावना को नेहरू जी ने संविधान सभा के पटल पर रखा था। या के एम मुंशी कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है, या और भी जो संविधान के जानकार इसको क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रो लिख लेंगे। अगला अगर पैराग्राफ में आएंगे तो भूमिका हो गई आपकी। अब भूमिका होने के बाद आएंगे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी क्या है कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठित दर्शन। ठीक, तो अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ कैसे, एक शब्द छोड़ेंगे, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और याद रहे यहां से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। अगला जब चेंज करेंगे तो फिर यही पैराग्राफ इसी जगह स्टार्ट करेंगे। इसको इनलाइटमेंट कहते हैं, इलाइनमेंट कहते हैं, मतलब संरेखी। ठीक, अब इस स्थिति में क्या होगा कि दिखने में ठीक ठाक हो जाएगा अगर राइटिंग गड़बड़ भी है आपका तो। ठीक, दूसरी चीज क्या करेंगे, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें कि आंसर को पढ़ते वक्त एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए कि बहाव टूट गया। तो यहां तक हम लोग क्या किए, प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। इस उद्देशिका को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के पटल पर रखा गया। इसके जानकारी से जो है राजनीतिक जन्मपत्री या संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। तो एक 3-4 लाइन आप इंट्रो लिख दिए। अब ऐसा कैसे चेंज करेंगे कि दर्शन की ओर चले जाएं और फ्लो भी ना टूटे? दैट इज द चैलेंज। यही आंसर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएं, दर्शन को बताने लगे, औचित्य बताने लगे, महत्व भी बताने लगे, और हमारा फ्लो ना टूटे, एग्जामिनर आंसर को पढ़े पूरा। ठीक, और उसमें हम बोल रहे हैं कि डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब चीजों का यूज भी कर लेना है और फ्लो भी नहीं टूटना है। तो हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग यहां पैराग्राफ चेंज करके अगला लाइन क्या स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहां अगर हम ऐसे लिखने का प्रयास करें कि भारतीय प्रस्तावना से ही, या इस उद्देशिका से ही, प्रस्तावना से ही संविधान का या संपूर्ण संविधान का झलक मिल जाती है, झलक मिल जाती है। अब देखो कैसे, जैसे यहां लिखेंगे उदाहरण स्वरूप, क्या लिख रहे हैं, देखो फ्लो नहीं टूट रहा है, भारतीय प्रस्तावना से ही संविधान की झलक मिल जाती है। उदाहरण स्वरूप, क्या उदाहरण स्वरूप? उदाहरण स्वरूप भारतीय प्रस्तावना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना दो प्रकार का समता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, एवं 3 प्रकार की न्याय का बात करता है। जो निम्न प्रकार है, 3 प्रकार का न्याय का बात करता है, जो निम्न प्रकार है। अब देखो क्या किए, यहां पर क्या जादू देख सकते हैं आप कि भारतीय प्रस्तावना से ही संविधान का झलक मिल जाती है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तावना में 2 प्रकार का समता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कैसे, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है वो, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय का बात करता है, जो निम्न प्रकार है। देखिए अब यहां से दर्शन भी क्लियर हो जाएगा और फ्लो भी नहीं टूटेगा। यह निम्न प्रकार है लिखे। अब हम लोग यहां बात करेंगे किसका बोले थे, समता। तो समता लिखेंगे। अब देखिए फ्लो चार्ट या डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। प्रस्तावना आप सबको याद होगा, ऐसे समता लिखे। ठीक, आपको अलग तरीके से बना सकते हैं, हम एक तरीका बता रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। समता में यहां लिखेंगे प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। एक है प्रतिष्ठा की समता और दूसरा क्या है, अवसर की समता।
अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि एक लाइन में व्याख्या कर देना है जो संविधान से ये हो जाए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि प्रतिष्ठा की समता, अगर इमेजिन करें मन में कि प्रतिष्ठा कैसे आती है, कैसे जाती है, छुआछूत के कारण, उपाधियों के कारण किसी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है। तो बोल सकते हैं अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत द्वारा प्रतिष्ठा की समता दी गई है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अवसर की समता। अवसर की समता की जब बात करते हैं, पर अवसर की समता यहां पर आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब समता के बारे में ही। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, समता का है। तो ये अवसर की समता की बात करते हैं। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं है तो कैसे काम चला लें। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं प्रतिष्ठा की समता, मतलब क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच या न्याय की दृष्टि से नहीं देखता है, कानून के समक्ष सभी समान है। अवसर की समता मतलब बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में या लोक नियुक्तियों में सभी को समान अवसर प्राप्त किए यानी प्रदान किए जाते हैं। ये हो गया। समता के बाद बात किसका किए थे हम लोग, स्वतंत्रता का। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, स्वतंत्रता को कैसे लिखेंगे। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए समता, उसके नीचे फिर उसी टाइप का फ्लो चार्ट बना लेंगे, देखेगा एग्जामिनर। समता, प्रतिष्ठा, अवसर, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस किस चीज का स्वतंत्रता प्राप्त है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे विचार, मतलब इंसान यानी आपको किसी भी प्रकार का अगर आपका विचार है तो उसको अभिव्यक्त करना है, बस किसी दूसरे को क्या पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, दूसरे के गरिमा को चोट ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखते हुए तो अब विचार लिखेंगे। विचार लिख के अगर आपको याद है तो अनुच्छेद 19 लिख सकते हैं यहाँ बगल में, या अगर आपको और नहीं है अनुच्छेद याद तो आप क्या कर सकते हैं कि विचार लिख के थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा इस पर, ताकि आप कॉपी में आसानी से व्याख्या कर सके। तो क्या कर सकते हैं, लोगों को अपना विचार रखने का, अभिव्यक्ति की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। किसी भी विचार का पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक, उसके बाद अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19A 1A अभिव्यक्ति। उसके बाद क्या है, विश्वास, फिर क्या, धर्म, फिर क्या, उपासना। ठीक, ये आपका 5 प्रकार का क्या है, स्वतंत्रता है। अब समता, स्वतंत्रता। उसके बाद क्या बात करते हैं, न्याय। न्याय आपको पता है 3 प्रकार का न्याय है। न्याय को लिखेंगे इस तरह करेंगे, 3 प्रकार का न्याय की बात होगी। कौन कौन सा न्याय है, तो न्याय आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय, तो हम सामाजिक न्याय को यहां लिख सकते हैं गांधीवादी दर्शन से प्रभावित, गांधी एवं नेहरू के दर्शन से प्रभावित सामाजिक न्याय है। उसके बाद क्या बोलेंगे, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कैसा बात करता है कि सभी हाथों के लिए काम, सभी हाथों के लिए काम। ठीक, और उसके बाद क्या है, गरीब के हितों की विशेष रक्षा, है ना, जैसे कि अंत्योदय योजना वगैरह वगैरह का जो चलाता है, बीपीएल वगैरह सब, तो ये आर्थिक न्याय की बात होती है। उसके बाद आती है राजनीतिक न्याय। क्या, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या है आपका, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की अगर बात करेंगे तो राजनीति में सभी को समान अवसर, एक वोट एक व्यक्ति, यहां लिख सकते हैं एक वोट एक व्यक्ति, या आप भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। वयस्क मताधिकार, मतलब बोल सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो किसी भी प्रकार का जाति या धन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर आप 18+ है तो आप वोट दे सकते हैं, और आपके वोट का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि अमिताभ बच्चन के वोट का वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दिखा दिए कि इसके अंदर निहित दर्शन कौन कौन सा है। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्या था कि औचित्य एवं महत्व की चर्चा कीजिए। दर्शन तो होगी, दर्शन का औचित्य भी दे दिए कि इसका गांधी एवं नेहरू जैसे वगैरह, मतलब जो भी हुआ वो औचित्य क्लियर हो गया। अब बात करें महत्व का, तो महत्व लिखने के लिए कि अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे बढ़ेंगे आगे, ताकि फिर से फ्लो ना टूटे। आप देख पा रहे हैं हम लोग 2-3 पैराग्राफ लिखे थे, 2 पेज हो चुका है, अगला ये लिखे, जो फ्लो चार्ट में फट फट देखेगा मार्क्स बैठा के निकल जाएगा एग्जामिनर। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं कि आगे फिर कैसे इस फ्लो चार्ट से आगे बढ़े कि फिर से जो है अगर हमको पैराग्राफ लिखना हो तो हमारा लय ना टूटे। ये भी तो एक चैलेंज है कि फ्लो चार्ट से, जैसे क्या बोले, पैराग्राफ से फ्लो चार्ट में आए, लय नहीं टूटना चाहिए। फिर अब फ्लो चार्ट से पैराग्राफ में जाएंगे तब भी तो लय नहीं टूटना चाहिए, तभी तो पढ़ेगा एग्जामिनर, नहीं तो उसको अटपटा सा लगेगा, अरे क्या अभी क्या बोल रहा था, फिर अचानक से अजब टाइप का आ गया, तो फिर मार्क्स में नुकसान होगा। तो ये कैसे हम लोग लाएं ये स्किल,
तो आज पहला क्लास है, आप लोग एक मेहनत कीजिए कि जितना भी आप लोगों का साथी है, कांटेक्ट है, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा शौक है कि हम आंसर राइटिंग खुद करें, इससे मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा। हम कोई टीचर वीचर नहीं है, ठीक है, बस हमको आंसर राइटिंग की स्किल बहुत अच्छे तरीके से सीखे बड़े बड़े श्रेष्ठ से, तो आपको सिखाने का, सीखने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ, तो शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे फिर हम लोगों का फ्लो ना टूटे। अगर हम चाहें तो ऐसे एक पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, क्या कि उपरोक्त मतलब ऊपर जो मैंने लिखी दार्शनिक तत्वों से, दार्शनिक तत्वों मतलब दर्शन के तत्वों से, दार्शनिक तत्वों का महत्व इस प्रकार लिया जाता है, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि देश का विधायिका, देश का विधायिका, आपका जो विधायिका है संसद, या क्या बोल सकते हैं विधायिका कानून बनाते वक्त, देश का विधायिका कानून बनाते वक्त, न्यायपालिका क्या करते वक्त, अपनी फैसला सुनाते वक्त या न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है प्रस्तावना के तत्वों को अपने ध्यान में रखती है। हालांकि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है, यह मामला विवादित है। अगला पैराग्राफ अगर बढ़ाना चाहें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, यह तत्व विवादित है। अगर आंसर को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये चीज भी जोड़ दे इसके पीछे पूछल्ले वर्डों में, तो यह विवादित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी विवाद, बेरूबारी विवाद जो यूनियन, जो बेरूबारी संघ वर्सेस यूनियन था, उसमें संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में फैसला देते वक्त जो है संविधान का अंग माना और कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार दो चीजें आपको दिख रही है, एक बेरोबारी वाला बात और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि केशवानंद भारती है। और उसके बाद 1976 में, सॉरी हाँ 1976 या 75 का आसपास है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग, 42वां संविधान संशोधन के तहत एक बार प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि हालांकि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, एक और इंट्रो कंक्लूजन क्या हो सकता है, हालांकि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है संविधान में, ठीक, ये न्यायिक रूप से या कानूनी रूप से, लेकिन फैसला सुनाते वक्त और कानून के निर्माण के वक्त इनके तत्वों का ख्याल रखा जाता है। ठीक, इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड कर दीजिएगा, 3-4 पेज से ज्यादा हो जाएगा सर जी। और देखें कि किस तरह फ्लो को साथ रखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आप लोगों को पहले ही बता दें कि मैं पढ़ाने वाला तो हूं नहीं, सिर्फ आंसरिंग कराऊंगा, तो पढ़ना तो आप लोगों को खुद है। तो टॉपिक दे देता हूं, अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इस पर। ठीक, और पीसीएस IAS लेवल का आंसर लिखने वाले हैं। धन्यवाद।